नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 की शुरुआत। योजना के तहत अवधि पार ऋण राशि का मात्र 25% जमा करवाने पर किसान को ब्याज में एक मुश्त दी जाती है राहत। इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिलजुल कर प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर भी दिया जोर। उत्तर भारत को आज से प्रचंड गर्मी से राहत की उम्मीद। यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के इलाकों में हुई तेज बारिश। हिमाचल की धर्मशाला को भी बारिश ने भिगोया। खबरें अब विस्तार से। कृषि में निवेश कर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसके लिए किसान ऋण लेते हैं, लेकिन कई बार मौसम और बीमारी की मार से फसल खराब हो जाती है और किसान समय पर ये ऋण चुका नहीं पाते और बैंक ऋण पर ब्याज बढ़ता ही जाता है, जिससे किसानों को नया ऋण नहीं मिलता और उन्हें कई नई फसलों की खेती में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 की शुरुआत की है। योजना के तहत अवधि पार ऋण राशि का मात्र 25% जमा करवाने पर किसान को ब्याज में एक मुश्त राहत दी जाती है और वह पुनः ऋण लेने के लिए पात्र हो जाता है। योजना पूरे राज्यों के किसानों के लिए लागू की गई है, जिसमें किसानों को सरकार की ओर से अभी तक लाखों रुपए की सहायता जारी की जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में आयोजित अंतर्देशीय मत्स्य पालन जलीय कृषि सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। राजीव रंजन ने कहा कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पिछले 10 साल में मछली उत्पादन 134% बढ़ा है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 103% की वृद्धि हुई है। उसमें अंतर्देशीय क्षेत्रों में मछली पालन का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो आज की तारीख में जो पूरे हम दुनिया में विश्व में हम मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हमारा देश है, और उसमें 70% जो सहयोग है वो अंतर्देशीय राज्यों का सहयोग है। लगभग 137% का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण। उनके जो इनिशिएटिव लिए गए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका कारण है। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो अंतर्देशीय राज्य हैं उसमें मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अंतर्देशीय राज्य हैं उनके मंत्रियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले समय में गन्ना उत्पादन और गन्ना किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसके लिए इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA हर स्तर पर तेज़ी से काम कर रही है। इसकी यही कोशिश है कि गन्ना किसानों को अच्छी और टिकाऊ बीज मिले ताकि फसल में रोग ना लगे और पैदावार भी अच्छी हो। ये बातें ISMA के अध्यक्ष गौतम गोयल ने कही हैं। दरअसल ISMA ने DFPD और कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में भारत में टिकाऊ गन्ना उत्पादन बढ़ाने को लेकर बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्योग जगत के प्रमुख लोग और अन्य संबंधित हितधारक शामिल हुए। बैठक में चर्चा का मुख्य फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाना, गन्ना उत्पादन को टिकाऊ बनाना और शुगर व बायो एनर्जी सेक्टर को नई दिशा देना था। ज्ञात रहे कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है और ये सेक्टर 5.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों और श्रमिकों की रोजी रोटी का आधार है। देश की 535 शुगर मिलें हर साल किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान करती हैं, जिससे ये इंडस्ट्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास की रीढ़ बन गई है।
खेती में मेहनत तो किसान हमेशा ही करता है, लेकिन अगर मेहनत के साथ टेक्नोलॉजी की थोड़ी मदद मिल जाए तो कमाई दुगनी हो सकती है। बुआई के पुराने तरीके अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं और उनकी जगह ले रहा है आधुनिक कृषि यंत्र। ये मशीनें न केवल किसानों की मेहनत को कम करती हैं, बल्कि बीज की बचत, समय की कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी का भी जरिया बन रही हैं। सीड कम फर्टी ड्रिल एक ऐसी मशीन है जो एक साथ बीज और उर्वरक की बुआई करती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बीज को पंक्तियों में निश्चित दूरी और गहराई पर बोती है, जिससे पौधों को बराबर पोषण मिलता है और बढ़िया वृद्धि होती है। इस मशीन के बैलो, पावर टिलर और ट्रैक्टरों तीनों प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इससे 15 से 20% तक बीज की बचत होती है और उत्पादन में भी 12 से 15% तक का इजाफा होता है। इसके बाद फसल में हैंड हो, हाथ से चलाने वाली मशीन द्वारा निराई गुड़ाई भी आसान हो जाती है। खेती में अगर फसल अच्छी हो जाए तो खाद की क्वालिटी सबसे अहम होती है, लेकिन बाजार में मिलावटखोरी का खेल भी काफ़ी चलता है। कई बार किसान भाई अनजाने में नकली खाद खरीद लेते हैं, जिससे फसल को नुकसान होता है और मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि खाद खरीदते समय उसकी पहचान करना सीख लें। बहुत ही आसान तरीक़ों से आप सुपर फॉस्फेट, पोटाश और जिंक सल्फेट की असल और नकल पहचान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक सुपर फॉस्फेट एक बेहद ज़रूरी खाद है जो पौधों को फास्फोरस देता है। असली सुपर फॉस्फेट के दाने सख्त होते हैं और इनका रंग भूरा, काला या बादामी होता है। पहचान के लिए किसान भाई कुछ दानों को गर्म करें। अगर दाने गर्म करने पर नहीं फूलते तो समझ जाइए कि खाद असली है। डीएपी और अन्य कॉम्प्लेक्स उर्वरक गर्म करने पर फूल जाते हैं, जबकि सुपर फॉस्फेट के दाने नहीं फूलते। यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। इसके अलावा सुपर फॉस्फेट नाखून से आसानी से नहीं टूटता। इसको खरीदते समय ध्यान दें कि अक्सर इसमें डीएपी और एनपीके मिश्रण मिलाकर मिलावट की जाती है, इसीलिए खरीदते समय ये टेस्ट ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर किसानों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया कि 19 जून से मूंग की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का 7,400 रुपये प्रति क्विंटल पहले से निर्धारित है। प्रदेश के किसान नेता तथा विपक्षी दल के नेता लंबे समय से सरकार से मूंग की खरीदी की मांग कर रहे थे। मूंग के रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को कुछ सरकारी कागजों की ज़रूरत होगी। इसमें सरकार का आधार कार्ड, किसानों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, भू अधिकार लोन बुक की फ़ोटोकॉपी भी लगानी होगी। इसके साथ साथ बटाईदारों को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी कागजों के साथ लगानी होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब हर जिले से एक आदर्श सौर गांव चुना जाएगा। चयनित गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं आम लोग भी घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब गांवों की तस्वीर बदलने जा रही है। जहां एक ओर आम लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब हर जिले से एक आदर्श सौर गाँव भी चुना जाएगा। इस गांव को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इससे गांव की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश में सौर ऊर्जा को नई रफ्तार मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके घर की छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। साथ ही घर में वैध बिजली कनेक्शन होना ज़रूरी है। जिन परिवारों ने पहले किसी दूसरी सोर्स सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है, वही इसमें पात्र माने जाएंगे। शिमला ज़िले में तयावल, छक्कड़ेल, नरेवा और सुंदरभोरा गांव को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आने वाले 2 महीनों में जिस गांव में सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप लगेंगे उसे चयनित किया जाएगा। सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में जिला स्तरीय समिति गांवों का मूल्यांकन कर अंतिम चयन करेगी। इस योजना के तहत पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत पंचायत के हर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर 1,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधि जितने ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, पंचायत को उतना ही ज्यादा वित्तीय लाभ भी मिलेगा। राजस्थान के अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई की गई। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अभियान में हिस्सा लिया। मॉनसून की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मॉनसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई। इसके बाद मॉनसून ने तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक के लिए कवर कर लिया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों पर बारिश हुई है। धर्मशाला में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। पिछले हफ्ते शिमला समेत तमाम इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का यहां लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब बारिश की फुहारों से तापमान में गिरावट आ गई है। देश के मौसम के ये नज़ारे बयां कर रहे हैं कि जहां एक ओर उत्तर भारत के कई इलाके भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, तो वहीं दक्षिण भारत, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इन दिनों देश के उत्तरी भाग भीषण गर्मी में तप रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भीषण गर्मी से राहत के संकेत भी दिए हैं। 14-15 जून से बारिश की गतिविधियों में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर संभाग में भी देखेंगे तो 14 जून से दोपहर बाद शाम के समय कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 13 जून की रात से मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 जून को मौसम में ठंडक बढ़ेगी। इन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म विद रेन का पूर्वानुमान है, जिससे मौसम राहत भरा होगा। 16 और 17 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसी के साथ ही 18 और 19 जून को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाके विशेष रूप से तप रहे हैं। मौसम विभाग ने 14 और 15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की संभावना जताई है। इधर दक्षिणी राज्य में मॉनसून तेवर दिखा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में तेज हवाओं के साथ मॉनसून की बारिश हुई। आईएमडी ने 12 से 16 जून तक मछुआरों को केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तट पर किसी तरह की गतिविधि न करने की चेतावनी दी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद लोग मॉल रोड और रिज में मौसम का लुत्फ लेते दिखे। उत्तराखंड के नैनीताल और हरिद्वार में तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में बारिश का समाचार है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एडवाइजरी जारी कर अगले 2 दिनों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर का मंडी भाव। भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मसालों की खेती होती है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।
भारत 60 से ज्यादा तरह के मसाले उगाता है और 200 से अधिक देशों को 225 तरह के मसाला उत्पाद बेचता है। मसाले भारत के कृषि और बागवानी निर्यात में बड़ा योगदान देते हैं। मसाले सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी उपयोगी हैं। यही वजह है कि मसाले भारतीय संस्कृति और दुनिया भर के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वहीं मसालों के निर्यात पर नजर डालें तो भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले दुनिया भर में बेचे। साल 2013-14 से साल 2024-25 के बीच मसालों के निर्यात में तकरीबन 88 और कीमत में 97% की बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। साल 2024-25 में भारत का गुजरात सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करने वाला राज्य रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 23.53% रही है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। बता दें कि साल 2013-14 में भारतीय मसाला निर्यात 8,17,250 टन का रहा था, जिसकी कीमत 2.26 बिलियन डॉलर थी, जो अब काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 यानी साल 2024 के दिसंबर तक भारत ने करीब 200 देशों को मसाले और मसाले से बने उत्पाद निर्यात किए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 10 प्रमुख देश शामिल हैं। फरवरी 2025 तक इन देशों से भारत को मसाला निर्यात से हुई कुल आय का 60% से अधिक हिस्सा मिला। ये भारत के मसालों की विश्व भर में बढ़ती मांग को दिखाता है। अमेरिका भारत से कई तरह के मसाले और मसाला उत्पाद आयात करता है। ये मसाले अमेरिकी बाजार में भारतीय स्वाद और खुशबू की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मिर्च भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला रहा था, जिसकी कीमत 1,508.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद जीरा 700.23 मिलियन डॉलर थी। इन सभी मसालों ने भारत के कुल मसाला निर्यात में बड़ा योगदान दिया और भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। शिवराज सिंह ने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे किसान भाई बहनों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन व राज्य सरकारों के सहयोग से देश में खाद्यान्न के भंडार भर गए हैं। साल 2024-25 के दौरान चावल की रिकॉर्ड पैदावार 1,490.74 लाख मीट्रिक टन, गेहूं की रिकॉर्ड उपज 1,175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्रीअन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन हुई है। तिलहन की बात करें तो तिलहन की 426.09 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई है, जिसमें मूंगफली की रिकॉर्ड उपज 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार 151.80 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 126.06 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। बात दलहनी फसलों की करें तो दलहन की पैदावार साल 2024-25 में 252.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की 242.46 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.92 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं मूंग की उपज 38.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 31.03 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 7.16 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं तूर की उपज 35.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 34.17 लाख मीट्रिक टन की पैदावार से 1.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख मीट्रिक टन, कपास की उपज 306.92 लाख गांठ, जूट 84.33 लाख गांठ है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में इस समय साली धान की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। असम में किसान केला, नींबू और पपीते को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान बाजरे की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। मेघालय के किसान मक्का, लोबिया, सब्जियों और फलों के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान सभी सब्जियों और फसलों को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। नागालैंड के निचले इलाकों के किसान इस समय धान की नर्सरी लगा सकते हैं। मणिपुर में भी धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ बारिश की संभावना के चलते किसान धान के खेतों के चारों ओर जाल लगा लें ताकि पानी के बहाव के चलते धान के बीज खेतों से दूर न बह जाएं। मिजोरम के किसान मूंगफली के खेतों में पानी जमा न होने दें। त्रिपुरा में भी धान की नर्सरी इस समय लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान केले और पपीते को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। वहीं राजस्थान में किसान टमाटर और धान की नर्सरी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस समय कपास की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान किन्नू की अच्छी पैदावार के लिए इनके बागों की समय अनुसार सिंचाई करें। वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में किसान गन्ने की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान कम वर्षा वाले इलाकों में ढैंचा और हरी खाद वाली फसलें बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार की कतार से और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। खास खबर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित हिजबुल तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में आज मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई स्थानों पर तलाशी ली। भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 लोकेशन पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश भी सख्त गर्मी की मार झेल रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। नई दिल्ली में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय ने आज एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन किया। संस्थागत मध्यस्थता के विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा विषय पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकोट में आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा गया। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांता रोड्रिगो समारोह के मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर OBC सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी 3 दिन के अंदर देने की मांग की है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।